मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बीएमटीसी 131 कलन, जिसके ब्लॉक 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अवकलन गणित के अनुप्रयोग। जिसकी इस खंड 4 की जो पहली इकाई है, जो कि 12 नंबर की इकाई है, जिसका नाम है अनिधार्य रूप। तो कुछ यहाँ हम स्पेशल टाइप के अनिधार्य रूप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस इकाई का उद्देश्य क्या है? इस इकाई को पढ़ने के बाद हम ये पता कर पाएंगे कि अनिर्धारित रूप यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन-कौन से होते हैं, और एफ(x) अपॉन जी(x) टाइप के फंक्शन का हम लिमिट कैसे निकाल पाएंगे, जो कि कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन जो हमने लिमिट चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने उसको ब्रेक कर दिया था। अगर कोई एफ(x) और जी(x) दो हमारे डिफरेंट फंक्शन है, तो इनका सब्सट्रैक्शन, इनको अगर हम आपस में माइनस करें तो पर्टिकुलर पॉइंट इनफाइनाइट पर इसकी लिमिट क्या होगी, इसका मान कर निकाल पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि अनिर्धारित रूप कौन कौन से हैं, जिनमें से सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनिर्धारित रूप, वो है हमारा 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप के प्रकार। अब ये अनिर्धारित रूप क्यों है? जैसा कि हमने लिमिट चैप्टर में देखा था, जब हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन की हम लिमिट निकालने जा रहे थे, तो लिमिट की वैल्यू कभी आती थी 0/1 या फिर 0/2। तो इसको हम बता सकते हैं कि निश्चित रूप से ये हमारा लिमिट वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। या फिर 1/0, 2/0 अगर आती है लिमिट, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है। लेकिन 0/0 को हम 1 कहें या 0 कहें, हम नहीं डिसाइड कर सकते। यस, जैसे कि आप एग्जांपल से ऐसे समझिए कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो एक यानी बहुत बड़ी सी क्वांटिटी में से हम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, उस क्वांटिटी के बारे में हमें पता ही नहीं है। तो आंसर में हमें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आंसर क्या होगा। तो ऐसे रूपों को हम यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको स्लाइड में दिख रहे हैं। सबसे पहले अब हम 0/0 रूप में, अब ऐसे फंक्शन की लिमिट तो हमें निकालनी है, तो हम लिमिट निकालेंगे कैसे? इसका एक सबसे पहला नियम है, जो कि बहुत फेमस रूल है, लापिताल नियम। लापिताल नियम निकालने के लिए पहले तो फंक्शन की जब हम लिमिट निकालते हैं, जो कि हमारा एफ(x) अपॉन जी(x) के फॉर्मेट में दिया हो, तो हम पहले इसकी लिमिट निकालते हैं और हम चेक करते हैं कि ये अनिर्धारित रूप है कि नहीं। अनिर्धारित रूप होने के लिए इसका लिमिट की वैल्यू 0/0 आनी चाहिए। यानी कि इसके न्यूमरेटर की लिमिट जब हम निकालेंगे वो 0 आ रही होगी, इसके डिनोमिनेटर की लिमिट जब निकालेंगे तो वो 0 आ रही होगी। तो हम एक बेसिक नियम जो लिमिट प्रॉपर्टी है, वहाँ से हम इसकी लिमिट नहीं निकाल पाएँगे, तो लापिताल रूल से हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज़ हमें टास्क दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन sin x है। इसका हमें लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होगा, हम इसके न्यूमरेटर की लिमिट चेक करेंगे। न्यूमरेटर में हम देखते हैं e रेज़ टू पावर x माइनस 1 है। अगर इसकी हम लिमिट निकालेंगे तो वो e रेज़ टू पावर 0 माइनस 1 होगा, जो कि सॉल्व करने के बाद 1 माइनस 1 0 हो रहा है। यानी न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर 0 हो रही है। डिनोमिनेटर में sin x है, इसकी लिमिट वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू sin 0 होगी, और sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 0/0। अब हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा। इस केस में इसको लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर का पहला डिफरेंशिएशन कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी d/dx ऑफ न्यूमरेटर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने सॉल्व करके पाया कि वो e रेज़ टू पावर x आया। डिनोमिनेटर में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू हमने पाया कि वो cos x आ रहा है। अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं, न्यूमरेटर की अलग और डिनोमिनेटर की अलग, तो हमें वैल्यू मिलती है न्यूमरेटर में e रेज़ टू पावर 0 एंड डिनोमिनेटर में cos 0, जिसकी वैल्यू होती है 1। डिनोमिनेटर में भी अब 1, वैल्यू आ गई 1/1, यानी कि आंसर 1। तो इस नियम से आपने ये समझा कि लिमिट ऑफ एनी फंक्शन f(x) अपॉन g(x) टाइप ऑफ फंक्शन, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है किसके? लिमिट ऑफ f(x) अपॉन g(x). g(x) का मतलब यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) फंक्शन एंड फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ g(x) फंक्शन न्यूमरेटर में। अगर इनकी वैल्यू हम निकालेंगे और वैल्यू कुछ डिटर्मिनेट नहीं, कुछ फिक्स वैल्यू आती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट यहाँ पर आ गई है। यानी कि जो भी एग्जांपल हमने अभी दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन sin x, इसकी लिमिट 0/0 ना होकर 1 होगी। तो यहाँ पर स्लाइड में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है।
इसमें सिर्फ कंडीशन यही होती है कि आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू जी डैश ए पे फिर से नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर वो नॉन जीरो होगी तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, अगर वो जीरो हो जाती है तो फिर से हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका लिखा हुआ है कि जैसे कि एग्जांपल में हमने जो समझा कि 0/0 अगर किसी फंक्शन की लिमिट आ रही है तो उसका लापिताल नियम यही होता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उस फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू होगी वो फंक्शन के रेशियो पे जो लिमिट आएगी और उस फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद जो लिमिट आएगी वो दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। अब हम एक सीमा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 0/0 आना एक अनिवार्य रूप क्यों है? कि लापिताल रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब f(x/gx) टाइप फंक्शन जो भी हमें मिले, अगर उसका हम लिमिट वैल्यू निकालें तो वो 0/0 के फॉर्मेट में ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें लिमिट गलत मिलने लगेगी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखिए कि इस एग्जांपल में तो आप देखेंगे कि हमने डायरेक्ट ही लापिताल रूल निकाला है। इसके बारे में भी हम एक एग्जांपल इसके बाद हम देखेंगे। ये एग्जांपल ये दिखा रहा है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x रेज़ टू पावर 7 माइनस 128 अपॉन x क्यूब माइनस 8 दिया हुआ है, इसकी अगर हमें लिमिट निकालनी है तो लापिताल रूल से सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि न्यूमरेटर की लिमिट क्या है। न्यूमरेटर पे x टेंड्स टू 2 करने पर हमने देखा कि वो वैल्यू 0 आ रही है। डिनोमिनेटर पे हमने x टेंड्स टू 2 किया तो 2 क्यूब माइनस 8 वो भी आपने देखा कि यहाँ पर 0 आ रही है। यानी कि ये 0/0 का प्रकार है, एक प्रकार का अनिर्धारित रूप है। अब हम यहाँ पर लापिताल रूल अप्लाई कर सकते हैं। करने के बाद हमें क्या करना होगा कि न्यूमरेटर का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि 7x रेज़ टू पावर 6 आएगा एंड डिनोमिनेटर में आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 3x² आएगा। इसके बाद अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालने के बाद हमने देखा कि वैल्यू 112/3 आ रही है। इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट वैल्यू जो कि 0/0 थी उसको लापिताल रूल से हमने निकाला कि उसकी वैल्यू 112/3 होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो अभी पहले केस चर्चा किया था उसके बारे में देखिए कि 0/0 रूप क्यों अनिवार्य है। लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने एग्जांपल लिया है 1 माइनस cos x अपॉन sec x। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। अगर हमने 0/0 इसका रूप नहीं चेक किया तो वैसे ही आप इसकी पहले डायरेक्ट नेचुरल तरीके से लिमिट अगर आप निकालते हैं तो आप पाते हैं कि इसकी लिमिट वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू 0 आ रही है और डिनोमिनेटर में sec 0 की वैल्यू 1 आ रही है तो 0/1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। लापिताल रूल अप्लाई कर देने पर बिना इस बात का जांच किए हुए कि 0/0 है कि नहीं, अगर हमने अप्लाई किया तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करने के बाद और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारी 1 आ रही है। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी 0 थी और वो लापिताल रूल अप्लाई करने के बाद 1 हो जा रही है जो कि गलत है। तो यहाँ से आप इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि 0/0 होना कितना जरूरी है। ये इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है लापिताल रूल अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं कि कभी-कभी इसको एग्जाम्पल से ही समझिए। कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x² sin 1/x अपॉन sin x है। अब 0/0 ही होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ एक पर्टिकुलर एक हिडन कंडीशन और भी छुपी हुई है कि न्यूमरेटर में जिस भी फंक्शन का हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ जिसकी हम लिमिट यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, निकालने के बाद हम देखते हैं कि 0/0 है तो यानी लापिताल रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होना चाहिए। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कि हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया सेकंड और नीचे डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये फंक्शन डिफाइन होगा तभी हम इसकी लिमिट वैल्यू बता सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर इस स्टेज पर आकर फिर से डायलेमा की स्थिति हो जाएगी कि लिमिट इसकी क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि न्यूमरेटर ये 0/0 का रूप है जो कि मैंने कहा कि नेसेसरी कंडीशन है। इसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी यहाँ पर स्टेप आया, अब इसमें हम देख रहे हैं कि cos 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x की वैल्यू cos इनफाइनाइट आ रही है जो कि -1 एंड 1 के बीच में दोलन करता है, जिसमें फिक्स वैल्यू हम नहीं कह सकते कि cos 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू -1 है या 1 है, यानी कि लिमिट वैल्यू इसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है।
तो दूसरी नेसेसरी कंडीशन यही हुई कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी कोई फंक्शन हमें मिलता है वो फंक्शन एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो लापिताल अप्लाई करने की कुछ कंडीशन है, कुछ सीमाएं हैं कि वो अनिर्धार रूप में होना चाहिए, फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हमें लिमिट मिल सकती है। अदरवाइज हमें कोई दूसरा मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, हम लापिताल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में आपने देखा कि जीरो लिमिट यहाँ पर निकालते समय लिमिट एक्स टेंस टू जीरो की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि cos 1/x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ पर इस रूल से लिमिट नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए मैंने कहा लापिताल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बट और मॉडुलस प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर लिमिट निकाल सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप यहाँ देख रहे हैं, स्लाइड में दिख रहा है कि लिमिट वैल्यू इसकी 0 आएगी। तो अब कुछ उसके आगे स्टेप पे पहुंचते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी आती है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया f(x) और gx का, अब वो फिर से 0/0 का रूल आ रहा है, फिर से अनिर्धारित रूप आ रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, हम उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से वही रूल, वही चीजें हमें देखनी है कि क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो लापिताल रूल इस स्टेज पर आकर एप्लीकेबल होगा, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन आपका था लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन gx, इसकी लिमिट हमें निकालनी थी। अब इसकी वैल्यू लापिताल रूल ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x एंड g सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x इसकी रेशियो के बराबर हो जाएगी। बशर्ते एक सिंपल कंडीशन है कि ओरिजिनल फंक्शन f(x) अपॉन gx हमारा 0/0 होना चाहिए, f(x) अपॉन gx इसकी वैल्यू 0/0 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने चेक कर रखा है कि वो अनिर्धार रूप होगा, और डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो कोई भी फंक्शन हमें मिलता है वो फंक्शन हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तभी हम ये नियम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि sin x अपॉन 2x आ रहा है। लिमिट रखने के बाद आप यहीं पर ही देख लीजिए, sin 0 की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू 0 की वैल्यू 0, यानी फिर से 0/0 का रूप आ गया, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्मेट आ गया। तो हम क्या करेंगे, लापिताल रूल से, यानी इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। sin x का हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया, cos x आया, अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि फिर से 2 आया। अब इसकी वैल्यू अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट रखने के बाद एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू 1/2 एक वैल्यू मिल गई। तो यानी ओरिजिनली जिस फंक्शन का हम लिमिट निकाल रहे थे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसकी लिमिट नॉर्मली 0/0 आ रही थी, वो 1/2 होगी। यहाँ पर ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसी रूल का दिया हुआ है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव में भी अगर आपका 0/0 आएगा तो हम थर्ड और डेरिवेटिव की तरफ बढ़ेंगे और वही कंडीशन चेक करेंगे कि क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफाइंड है कि नहीं, f(x) अपॉन gx डिफाइंड है कि नहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि नहीं। इसी तरह अगर थर्ड पे होता है तो हम फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे। तो ये हमारा इन जनरलाइज इन एन फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है कि ओरिजिनल फंक्शन अगर आपका f(x) अपॉन gx है, लिमिट x टेंस टू a, हम यहाँ पर लिमिट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू लिमिट x टेंस टू a nth डेरिवेटिव ऑफ f(x) अपॉन nth डेरिवेटिव ऑफ gx के बराबर होगी। इसके प्रीवियस किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट ही आना चाहिए, यही इसकी कंडीशन है। अब नेक्स्ट कंडीशन अनिर्धारित रूप का सेकंड टाइप हम देखते हैं जो कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के लिए भी यही कंडीशन है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और अगर न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन f(x) का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, डिनोमिनेटर फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो उसके रेशियो का जो लिमिट वैल्यू होगी x टेंस टू a पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो न्यूमरेटर फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, तो लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कुछ भी वैल्यू होगी वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर होगी। या मतलब लापिताल जो आपका रूल है वो x टेंस टू 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 a या एक इनफाइनाइट पॉइंट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के लिए भी यहाँ पर सही है। एक सिंपल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर x अपॉन x रेज़ टू पावर n है। इसकी अगर हमें लिमिट निकालनी है तो हम पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर फंक्शन
यानी कि एफ एक्स जो कि ई रेस टू पावर एफ एक्स ई रेस टू पावर एक्स है, एंड जी एक्स यानी एक्स रेस टू द पावर एन है जो कि एन डिफाइंड है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के लिए। ये है इन दोनों की पर्टिकुलर, पहले हम फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे कि ये अनिर्धारित रूप है कि नहीं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर एक्स की वैल्यू अगर हम चेक करें वो इनफाइनाइट आ रहा है। डिनोमिनेटर फंक्शन यानी कि एक्स रेस टू पावर एन की वैल्यू अगर हम चेक कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर एन ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, वो भी इनफाइनाइट आ रहा है। यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू इनफाइनाइट है जो कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का रूप यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। इस केस में अब लापेताल रूल से क्या होना चाहिए, हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, न्यूमरेटर का ई रेस टू पावर एक्स होगा, डिनोमिनेटर एक्स रेस टू द पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन फॉर पर्टिकुलर एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम यहाँ देख रहे हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा। लिमिट वैल्यू निकालेंगे इनफाइनाइट पर जो कि इनफाइनाइट आ रही है, तो एक फिक्स वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ गई है। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स रेस टू द पावर 1 की वैल्यू इनफाइनाइट है फॉर एन इज इक्वल टू 1। इसी के लिए अगर हम n इज इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन करेंगे, यानी कि ई रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का देखें तो भी इनफाइनाइट आएगी, 3 के लिए भी इनफाइनाइट आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल फॉर्म कि दिस लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू इनफाइनाइट है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। ये कुछ और भी कंडीशंस यहाँ पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिया हुआ है, log tan 2x अपॉन log tan x। यहाँ पर 0 प्लस देने का मतलब बस यही है कि x 0 प्लस पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यानी 0 प्लस से मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर पॉइंट रियल वास्तविक रेखा पर 0 से प्लस की तरफ ही हम कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ चाहे वो h वो प्लस h क्या हो क्यों ना हो, h का मतलब बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ही क्यों ना हो। जैसे यानी कि हमें 0 से राइट साइड के ही सारे पॉइंट पर इसकी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जैसे ही 0 से हम लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जो कि आपने लिमिट में लेफ्ट एंड राइट लिमिट के बारे में वहां पर पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस पर्टिकुलर पॉइंट पे तभी होता है कि जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट हो और फंक्शन की वैल्यू सेम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा यहाँ पर डिफाइंड है, गिवन है, वो निगेटिव पॉइंट के लिए यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर कोट की गई है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम इसकी लिमिट लापेताल रूल से नहीं निकाल सकते क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है, जो कि आपका पहला ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या कोई भी एक अनिर्धारित रूप होना चाहिए, जो कि ये है। बट फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है, तो हम लापेताल रूल यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। अब किस पे लगा पाएंगे, तो वो चीजें दे रखी है कि x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि इसकी राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट लेफ्ट लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो x टेंड्स टू 0 पर ये डिफाइन नहीं है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखिए कि हम लापेताल रूल कब लगा सकते कब नहीं लगा सकते। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल से हमने ये समझने की कोशिश की कि लापेताल रूल की भी कुछ सीमाएं हैं, हम किस एग्जाम्पल में कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर है कि अगर अनिर्धारित रूप नहीं होगा तो नहीं लगा सकते, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो नहीं लगा सकते। थर्ड एक एग्जाम्पल देखिए कि कब नहीं निकलेगा, तो एक पर्टिकुलर एक स्पेशल एग्जाम्पल है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसमें हम क्यों नहीं लगा सकते? लापेताल रूल का पहला स्टेप यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी फंक्शन दिया है पहले इसकी लिमिट निकालिए। लिमिट निकालने पर हमको ये मिलता है कि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि अनिर्धारित रूप है, यानी स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 2 क्या होता है कि इसको निकालने के लिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना होगा एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना होगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स मिलता है, जिसका अगेन हम देखते हैं क्या फंक्शन ये डिफाइंड है। यस, दिस फंक्शन इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। अब हम इसकी लिमिट चेक कर रहे हैं तो वो अगेन प्लस इन्फिनिटी एंड डिनोमिनेटर में अगेन प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। सॉरी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ रहा है, यानी कि इस स्टेप पर भी लिमिट हमें नहीं मिली। तो लापेताल रूल ये कहता है कि आप अगले डिफरेंशिएशन पर जाइए, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं। अब न्यूमरेटर का हमने सेकंड ऑर्डर जब डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिल रहा है कि ये ओरिजिनल पहले फंक्शन को रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक लूप बन गया कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे हमें एक दूसरा फंक्शन मिला, सेकंड ऑर्डर में अगेन पहला ही मिल गया।
तो अब अगर हम थर्ड ऑर्डर करेंगे तो दूसरा रूप मिलेगा और फोर्थ ऑर्डर करने पर फिर से रिपीट होगा। तो हर एक इवन ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर हमें ये ओरिजिनल फंक्शन ही मिलता जाएगा। यानी इस कंडीशन में भी, इस पुनरावृत्ति में भी हमें एक पर्टिकुलर एक फिक्स लिमिट नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस में भी हम लापेताल रूल नहीं लगा सकते। नेक्स्ट अनिर्धार रूप कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देखते हैं। 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इसके बारे में तो हमने चर्चा किया। कुछ और भी है लाइक जैसे 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया कि इस तरह के फंक्शन को हम बता नहीं सकते कि ये वैल्यू क्या आने वाली है। 0 इंटू इनफाइनाइट यानी ऐसे अनिर्धारी रूप एक्चुअल में क्या होता है, जो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के प्रभावों को खत्म करता है। यहाँ पर जीरो के का रूल क्या है, जीरो का नियम क्या है कि किसी फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो फंक्शन को जीरो कर देता है। और इनफाइनाइट क्या है, किसी भी फंक्शन के साथ अगर हमने इनफाइनाइट ऐड कर दिया तो वो फंक्शन कितना भी कोई बड़ा फंक्शन या कोई स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्यों ना हो, अगर हमने उसमें इनफाइनाइट ऐड कर दिया तो वो हमारी एक असीमित संख्या को मिल जाती है, प्लस इन्फिनिटी में ही कन्वर्ट हो जाता है या माइनस इन्फिनिटी में ही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम 0 टू मल्टीप्लाई इनफाइनाइट करते हैं तो हम नहीं डिसाइड कर पाते कि अब वो हमें वैल्यू प्लस इन्फिनिटी मिलने वाली है या हमें 0 ही मिलने वाली है, 0 माइनस इनफाइनाइट में। तो इस तरह की जब भी कंडीशन होगी या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जब हम करते हैं तो हमें नहीं पता है कि पर्टिकुलर वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट में हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और भी कंडीशंस दे रखी है कि ये सारे अनिर्धारी रूप नहीं है। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट को हम कह सकते हैं कि वैल्यू इनफाइनाइट है। 0 प्लस 0 को हम कह सकते हैं कि वो 0 ही होगी। इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी को भी हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर ही पहुंचेगी। तो इस तरह के रूप अनिर्धारी रूप नहीं होंगे। तो पिछले इकाई में हमने कुछ स्पेशल अनिर्धारी रूप को डिस्कस किया और उसकी लिमिट कैसे लापेताल रूल से हम कैसे निकाल सकते हैं और कब नहीं निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इकाई 13 है जिसका नाम है उतार और चढ़ाव। इस इकाई का उद्देश्य ये है कि इसमें हमें ये समझना है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन का अधिकतम पॉइंट क्या होता है, न्यूनतम पॉइंट क्या होता है, उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ट क्या होता है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या होती है, जिसमें पहली मीन वैल्यू थ्योरम आपकी रोलेस थ्योरम है, दूसरी लैग्रांजेस थ्योरम है। ये सब चीजें क्या है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमारा 1-1 है या नहीं, एकदिष्ट है कि नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक है सापेक्ष चरम मान, यहाँ पर जो कि मैक्सिमा और मिनिमा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है जिसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब संतत है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर वो ब्रेक नहीं है, या एक मैंने एग्जांपल लिया है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आप डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि अगर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होगा कि अगर इंटरवल में हमने फिक्स कर दिया कि ए से बी के बीच में ही इसकी कॉन्टिन्यूटी अगर देख रहे हैं, तो वहां पर किसी ना किसी पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेगा और किसी ना किसी पॉइंट पर वो मिनिमम पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन पे जितने भी पॉइंट है वो सारे ही सभी पॉइंट से बड़े हैं और सारे ही पॉइंट सभी पॉइंट से छोटे हैं। यानी इसके सारे पॉइंट आपके मैक्सिमम पॉइंट है, इसके सारे पॉइंट ही आपके मिनिमम पॉइंट है। तो इन्हीं सारे पॉइंट को, यानी किसी अगर ग्राफ में हम देखते हैं तो जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं वो आपका एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है वो आपका मिनिमम पॉइंट होता है। और क्योंकि किसी फंक्शन में आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो एक से ज्यादा यहाँ पे आपके, जैसे कि इसी एग्जांपल में आपने देखा पहाड़ों की चोटियों के बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, उसका एक ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो जहां पर आपका ये 36 से पैरेलल रेखा खींची जा रही है, स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ये सब क्या है, ये उच्चिष्ट पॉइंट है। और जो नीचे डाउनवर्ड जितने पॉइंट है, आपका जो 36 से पैरेलल रेखा खींची जा रही है, ये आपके निम्नलिखित पॉइंट है। तो किसी भी ग्राफ में एक से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट, एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखिए चित्र, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में हम देखते हैं यहाँ पर Q और R दोनों ही क्या है, हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट है किसी ग्राफ के, जो कि Q एंड R पे आप देख रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्पर्श रेखा भी खींची गई है।
पी पॉइंट पर आप देखिए ये इस ग्राफिक का लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी एक क्षैतिज रेखा खींची जा सकती है। दूसरे ग्राफ में हम देखते हैं, इस ग्राफ में क्यू आर एस 3 पॉइंट है जो कि इसके आपके मैक्सिमम पॉइंट है, और तीनों ही देखिए एक ही एक क्षैतिज रेखा, अगर हम एक लाइन खींचे तो ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगा, यानी कि ये तीनों ही पॉइंट आपस में बराबर है। 3 डिफरेंट पॉइंट है बट तीनों ही मैक्सिमम पॉइंट बराबर है। नीचे पी और टी के बारे में बात करें तो इन पी और टी पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट पर एक से ज्यादा स्पर्श रेखा होती है, यूनिक नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। तो ये पी एंड टी आपका क्या है, मिनिमम पॉइंट है। तो दोनों ग्राफों में आप देख सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट पर कभी हम क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं और कभी हम नहीं खींच सकते। ये अब दोनों ही फिर से मैं उस फिगर को आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो दोनों ही ग्राफ में आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं जिस पर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर भी, उस पर हम या तो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और या फिर नहीं खींच रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि जितने भी आपके चरम मान या एक्सट्रीमम पॉइंट जो भी ये होते हैं, ये इस पर स्पर्श रेखा या तो खींची जाती है या तो नहीं खींची जाती है। उन्हीं सारे पॉइंट पर ही चरम मान आपके एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो वो पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, यानी कि आपकी स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो उसको परिभाषा में कहूं तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्रांतिक पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो अब आप समराइज कर सकते हैं कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट आपका चरम मान होता है, बट हर एक चरम मान आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि आप फिर इस फिगर में आप समझिए, मैंने आपसे कहा कि हर एक पॉइंट जहां पर हम क्षैतिज एक्सिस से क्षैतिज रेखा या एक्सिस के पैरेलल क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं, हर वो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक पॉइंट है। तो फिगर नंबर 1 में पी क्यू आर आपके क्रांतिक पॉइंट है। फिगर नंबर 2 में आप देखिए तो क्यू आर एस आपका क्रांतिक पॉइंट है, बट पी और टी आपका क्रांतिक पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्षैतिज रेखा हम एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं खींच सकते, बट ये आपके चरम मान है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 23। इस एग्जाम्पल को देने का मतलब यही है कि आप क्रांतिक क्रिटिकल पॉइंट से हम कैसे फंक्शन की नेचर पता कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रांतिक पॉइंट निकालने हैं। तो क्रांतिक पॉइंट हमने जो परिभाषा से समझा कि वही पॉइंट है जो फंक्शन को 0 कर देता है, जो फंक्शन को डिफाइन, जिस पर फंक्शन हमारा डिफाइन सेटिस्फाइड हो। इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट फंक्शन की वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि आपका क्षैतिज रेखा से मतलब स्पर्श रेखा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो फंक्शन का हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, वैल्यू को 0 करते हैं। 0 करने के बाद इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद x की जो वैल्यू आती है वो हमें 7/5 और माइनस 1/3 मिल रही है। ये दोनों पॉइंट हमारी क्या होंगी, क्रांतिक नंबर्स यानी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इस फंक्शन का। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट क्रांतिक पॉइंट का पढ़ने का हमारा यहाँ पर क्या है, इससे वो कब इंक्रीजिंग होगा या पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या फंक्शन की वो देखिए यहाँ पर। उससे पहले हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम पॉइंट या निरपेक्ष चरम मान के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। तो ये क्या है कि आपने सबसे पहले ग्राफ में यही देखा था जब हम पहाड़ों की चोटियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पहाड़ों की श्रृंखलाओं में कुछ पहाड़ छोटे हैं, कुछ ऊंचे हैं। तो यानी एक से ज्यादा वहां पर एब्सोल्यूट एक से ज्यादा वहां पर हमें मैक्सिमम पॉइंट हमें मिल रहे थे। कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में वो मैक्सिमम थे, और अगर हम उसको पूरे एक इंटरवल में देखें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वही हमारा एक्सट्रीमम पॉइंट होगा, और जब सबसे इन सारे मिनिमम पॉइंट में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वही हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। तो वही चीज यहाँ पर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम वैल्यू के बारे में मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको दिखाई गई है कि सारे मैक्सिमम में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा एब्सोल्यूट फॉर्मेट में, एब्सोल्यूट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को हटाकर हम जो वैल्यू देखेंगे वही हमारा एक्सट्रीम मिनिमा होगा, उच्चिष्ट होगा, और जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, वही हमारा मिनिमा होगा, यानी कि निम्निष्ठ होगा। अब
चरममान प्रमेय के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो उसका स्टेटमेंट क्या है। पहले देखिए कि किसी भी क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें एक मैक्सिमा वो उस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा या फिर कह सकते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट जरूर होते हैं। इसका यहाँ पर प्रूफ नहीं दिया गया है, लेकिन आप ऐसे एक्सप्लेन करके आप समझ सकते हैं कि अगर फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन आपको क्लोज इंटरवल ए बी में दिया गया है और वो निरंतर या फिर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप समझ सकते हैं कि उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होगा। अगर वो इंक्रीजिंग है तो ए से स्टार्ट होगा और वो इंक्रीज ही होता जा रहा है तो इसका मतलब ए वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, और इंक्रीज करने के बाद वो बी पे जाके रुक रहा है तो यानी बी उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, तो वो उसका उच्चिष्ट होगा और ए आपका यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट निम्निष्ट होगा। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इन इंटरवल ए टू बी, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम इस थ्योरम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक थ्योरम यही कह रही है कि अगर फंक्शन आपका किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट वहां पर जरूर होगा। तो अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है उस केस में यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से वो स्टार्ट करेगा और बी पर जाकर खत्म करेगा और उसका नेचर डिक्रीजिंग है तो ए आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, उच्चिष्ट होगा, और बी आपका निम्निष्ट होगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5, जो कि इंटरवल -3 to 3 में हमें डिस्कस करना है कि क्या होगा। तो क्लोज इंटरवल -3 to 3 में अगर इसका नेचर देखना है तो निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन अपना नेचर यहाँ पर चेंज कर रहा है, क्या वैल्यू किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। इसको निकालने के लिए हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके 0 वैल्यू कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 0, 2 और -2, जो कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो यानी 0 और 2 और -2 ऐसे पॉइंट है जिस पॉइंट पर फंक्शन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। तो क्रांति क्रिटिकल पॉइंट से हमें इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई है। आगे हम देखते हैं कि x की वैल्यू 3 और -3 पर हम देखते हैं। अगर जब हमने फंक्शन को ड्रॉ किया तो आप देख रहे हैं -3 पर फंक्शन की वैल्यू हमारी 14 आ रही है एंड 3 पर भी वैल्यू हमारी 14 आ रही है, और -2 पर जो और 2 पर वैल्यू हम फंक्शन दे रहे हैं तो वैल्यू हमारी -2 और 2 पर वैल्यू -11 आ रही है, जो कि सबसे लोएस्ट नंबर है फंक्शन की वैल्यू का, और -3 पे 14 जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है फंक्शन का। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उच्चिष्ट आपका -3 और 3, जो हाईएस्ट फंक्शन की वैल्यू है वो 13 है, जो कि -3 और 3 पर डिफाइन पर मिल रही है, और लोएस्ट पॉइंट आपका -2 और 2 पर डिफाइन हो रहा है। तो अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है -3 to 3 तो इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट यहाँ पर डिफाइन एग्जिस्ट करेंगे, जो कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्धमान और ह्रासमान फंक्शंस, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसको थोड़ा सा एक आंशिक रूप अभी हमने चरममान प्रमेय को डिफाइन करने में अभी हमने देखा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग है। मान लीजिए फंक्शन आपका किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और अब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू अगर हम चेक कर रहे हैं या फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो अगर वो हर एक फंक्शन उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव मिलती जा रही है, पहले तो फंक्शन का हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स है अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बढ़ती ही मिलती जा रही है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। एंड जस्ट अपोजिट उस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है। इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसके बारे में देखिए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है इसका ग्राफ भी दिखाया गया है। एफ एक्स की वैल्यू अगर हमने एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 लिया है, अब इसका नेचर हमें पता करना है कि ये इंक्रीजिंग है या कब डिक्रीजिंग हो रहा है, कब इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को भी निकालेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से हमें ये पता चल जाएगा कि फंक्शन किस पॉइंट पर फंक्शन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हमें पता चलता है कि x की वैल्यू 1 और -3 मिली। 1 और -3 इसके क्रिटिकल पॉइंट है।
ठीक है। अब 1 और -3 पर हम फंक्शन का यहाँ पर, क्योंकि क्लोज इंटरवल हमें यहाँ पर -∞ टू +∞ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम पूरे ही रियल लाइन पर इसको चेक कर रहे हैं। तो हमने पाया कि -3 से जब वैल्यू को हम कम कर रहे हैं और भी -4 -5 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f(x) की वैल्यू जैसा कि चित्र का में दिखाया गया है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसके बाद -3 से लेकर +1 के बीच में जो भी वैल्यू हम फंक्शन को दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 ऋणात्मक आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हम बढ़ाते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आना शुरू हो जाती है। तो यानी कि ये -3 और +1 पॉइंट है जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। पहले नेगेटिव था, उसके बाद पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव होने के बाद पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव होने के बाद पर्टिकुलर पॉइंट 1 पर से वो फंक्शन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होना फिर से शुरू हो रही है। और -3 और 1 पॉइंट क्या है, ये क्रांतिक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस के, इस पर जो स्पर्श रेखा होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अगर हम ग्राफ यहाँ पर अब हम खींचे, तो हमें आपको यहाँ पर चित्रखा में ग्राफ दिख रहा है कि यानी कि -∞ से लेकर -3 तक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, जो कि आप देखिए माइनस से प्लस की तरफ, ऊंचाई की तरफ जा रहा है। और -3 से लेकर 1 तक फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा, जो कि आपने देखा कि हम डिक्रीज कर रहे हैं उस फंक्शन को। और 1 से लेकर +∞ तक फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। तो ये चीजें हम क्रांतिक नंबर और फंक्शन की जो वैल्यू होगी, फर्स्ट ऑर्डर जो फंक्शन की वैल्यू है, उससे बता सकते हैं कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपका यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं प्रथम अवकलज जांच के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्रांतिक पॉइंट के बारे में और डिटेल में अगर हमें जानना है, तो इन चित्र का खा गा से आप देखिए कि क्रांतिक पॉइंट पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में चित्र का में अगर हम डिस्कस करें, तो 0 से लेकर -x' से लेकर पर्टिकुलर डॉटेड लाइन तक आप देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और पर्टिकुलर पॉइंट ए पर फंक्शन यहाँ पर निगेटिव हो जा रहा है। तो पहले वाले फंक्शन में अगर अपर साइड आपने फिगर डिस्कस किया, अगर आप देखते हैं तो फंक्शन इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर रहा है, और नीचे के फिगर में आप देख रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर रहा है। दोनों में ही नेचर क्या है, फंक्शन आपका पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है। बट फिगर नंबर ए पर आपका क्रांतिक पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट फिगर नंबर बी में आपका पॉइंट बी पर आपका क्रांतिक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह फिगर नंबर बी में देखिए, फंक्शन इंक्रीज करने के बाद इंक्रीज करने के बाद पर्टिकुलर पॉइंट डी के बाद फिर से वो इंक्रीज कर रहा है। पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, डी पॉइंट पर आने के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और नीचे सी फिगर में अगर आप देखिए तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद सी पॉइंट पर आने के बाद फंक्शन फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो सी पॉइंट पर आपका क्रांतिक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, बट डी पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आपने क्रांतिक पॉइंट और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों, फंक्शन का पॉजिटिव हो रहा है, कब डिक्रीजिंग हो रहा है, ये भी रिलेशन आपने यहाँ पर देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो जरूरी नहीं वो पॉइंट आपका क्रांतिक पॉइंट हो या क्रांतिक पॉइंट की ना हो। क्रांतिक पॉइंट के लेफ्ट साइड में कभी पॉजिटिव हो सकता है, क्रांतिक पॉइंट के राइट हैंड साइड में नेगेटिव, या क्रांतिक पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव और इधर फिर से पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए कि f(x) फंक्शन दे रखा है x - 2 sin x, और इसकी हमें सारे क्रांतिक नंबर निकालने हैं और इसका नेचर चेक करना है। तो क्रांतिक नंबर निकालने के लिए हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम करेंगे, जो कि 1 - 2 cos x है। इसको 0 रखेंगे, 0 करने के बाद हमें वैल्यू मिली cos x की वैल्यू 1/2, जो कि π/3 एंड 5/3 पर डिफाइंड है, क्योंकि इंटरवल हमारा 0 to 2π फिक्स है। तो ऐसी यहाँ पर दो ही पर्टिकुलर वैल्यू होंगी, π/3 और 5π/3, जिस पर cos x की वैल्यू 1/2 हो। तो हमें 2 पॉइंट क्रांतिक पॉइंट यहाँ पर मिल गया है। अब हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि कब वो धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है या ऋणात्मक से धनात्मक हो रहा है। तो हमने चेक किया कि 0 से π/3 इंटरवल में f' की वैल्यू ऋणात्मक है, और π/3 से 5π/3 के बीच में जो फंक्शन है वो धनात्मक है। 5π/3 से 2π के बीच में आपके फंक्शन की वैल्यू ऋणात्मक है।
तो पहले वो फंक्शन ऋणात्मक है, फिर धनात्मक है, यानी कि पहले वो डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है और फिर वो डिक्रीज करेगा। यही फंक्शन का नेचर होगा, जो कि आपने चित्र संख्या 23 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर दूसरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है π/3 से 5π/3 के बीच में, और फिर से वो डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट सेकेंड ऑकुलस जांच, हम अब इसके बारे में देखते हैं। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन से हम कैसे फंक्शन के नेचर के बारे में जानेंगे। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्रांतिक पॉइंट यहाँ पर भी आपको निकालना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रांतिक पॉइंट ही निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x0 यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्रांतिक पॉइंट होगा, क्योंकि वो पॉइंट होगा जो फंक्शन को ये फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन कर दे रहा है, क्रांतिक पॉइंट हो गए। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इसको ग्राफ से देखने की जगह हम यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे निकालेंगे, यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हम इस पर्टिकुलर क्रांतिक पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि ये क्या आ रही है। अगर ये पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमारा उच्चिष्ट है, या फंक्शन की वैल्यू हमारी निम्निष्ट आएगी। और अगर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा उच्चिष्ट आ रहा है। अब इस सेकेंड द्वितीय अवकलज जांच में एक आपका एक लिमिटेशन भी है कि कभी कभी फंक्शन की वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू क्रांति पॉइंट पे आपकी 0 भी आ जाती है। तो इस केस में हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, तो इस केस में हमें क्या करना, हम बता नहीं सकते। तो इस केस में हमें प्रथम अवकलज जांच पे ही जाना होगा कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालें, और वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन की का ही नेचर चेक करना होगा, और हमें वैल्यू पता करनी होगी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, और उसी से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये नेचर फंक्शन का हम बता सकते हैं। अब आता है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का क्या यूज है यहाँ पर, ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रॉलेज थ्योरम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। रॉलेज थ्योरम की भी कुछ अपनी कंडीशंस है, ये कब एप्लीकेबल होगा और कब नहीं होगा। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन यही है कि फंक्शन जो हमारा गिवन हो वो क्लोज इंटरवल ए बी पर हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी पर हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये दोनों इसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं। अगर है और पर्टिकुलर उस फंक्शन में दो पॉइंट ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर होगी, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उस फंक्शन पे एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जरूर 0 होगा। या आप ऐसे फिगर में या फिर ग्राफिकली अगर समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर फंक्शन पर खींची गई स्पर्श रेखा आपकी वास्तविक जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल होगी। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर 0 होने का मतलब यही है कि वो फंक्शन पर वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के उस पर्टिकुलर सी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वो स्पर्श रेखा हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। इसको रफ लैंग्वेज में यहाँ पर भी वो दिया गया है कि संतत का मतलब यहाँ है कि यानी कि जो भी रेखा, जो भी ग्राफ खींचा गया है वो बिना रेखता के, यानी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वहां पर कहीं भी ब्रेक नहीं है। वो जो भी फंक्शन इंटरवल में खींची गई है वो इंटरवल में वो पूरा ए से बी तक कहीं पर भी ब्रेक नहीं है वो फंक्शन वक्र में। और दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कहने का मतलब यही है कि उस वक्र में कहीं पर भी कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है। हर कॉर्नर पॉइंट होने से क्या होता है, एक से ज्यादा स्पर्श रेखा खींचने की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एक से ज्यादा डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल रहे हैं, डिफरेंशिएबल इसका आंसर आ रहा है, तो यानी डिफरेंशिएबिलिटी वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो कर्व पूरी तरह से स्मूथ होना चाहिए। और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जिस पर अगर हम रेखा खींचेंगे तो वो क्षैतिज एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगी, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एफ ए और एफ बी की वैल्यू यहाँ पर बराबर आ रही है। तो वहां पर एक पॉइंट जरूर मिलेगा, इस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस फंक्शन का 0 आएगा। ग्राफिकली अब यहाँ पर एक एग्जांपल से इसी थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है मॉडुलस एक्स, और इसका हम इस पर रॉलेज थ्योरम लागू होती है या नहीं इंटरवल -1 से 1 में हम चेक कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है -1 से 1 के बीच में। तो आपने देखिए चित्र नंबर 29 यहाँ पर दिखाया गया, जो इसके ग्राफ को दिखाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन -1 से 1 तक कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, हर एक सीधी लाइन खींची गई है, डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, तो यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। नेक्स्ट आता है कि ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, क्या इस फंक्शन में ये स्मूथ है, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर कॉर्नर पॉइंट है। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि ओ पॉइंट पर, मूल बिंदु पर, 0 पर यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आ जा रहा है। तो कॉर्नर क्यों, और -1 और 1 पर भी कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन आप ध्यान दीजिए हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो हमारा रॉलेस थ्योरम, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, वो ओपन विविध इंटरवल लिया हुआ है। विविध का मतलब आपका जो यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट और ए और बी को छोड़कर सारे पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ए और बी यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर नहीं है, डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है। में हम देखते हैं कि -1, 0 और 1 तीनों पे कॉर्नर आ रहे हैं, जिसमें थ्योरम कहती है कि -1 और 1 को आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि 0 आपका -1 और 1 के बीच में स्थित है और यहाँ पर कॉर्नर है, तो यहाँ रॉलीज थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल -1 to 1 के बीच में। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए रॉलीज थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट आता है लेग्रांज मध्यमान प्रमेय, जिसको लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। इसकी कंडीशन देखिए, इसकी कंडीशन में भी एक दो कंडीशन आपकी रॉलीज थ्योरम की तरह समान है, कि ये भी यही कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, जो कि दोनों ही कंडीशन आपकी रॉलेस के समान है। और नंबर 3 कंडीशन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है रॉलेस से, कि उस केस में क्या होगा, वहां पर एक पॉइंट सी ऐसा जरूर हमें मिलेगा। रॉलीज में तो एक कंडीशन थी कि एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। तो अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट इन बिटवीन सी, ए से बी के बीच में एक सी पॉइंट जरूर हमें मिलेगा, जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। इस पर्टिकुलर वैल्यू से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो भी ये थ्योरम है, अगर यहाँ पर मैंने एफ बी की वैल्यू एफ ए के बराबर ले ली, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश सी की वैल्यू हमारी 0 मिल जाएगी, यानी कि हमें रॉलीज थ्योरम मिल जाएगा। तो लैग्रांजेस से रॉलीज थ्योरम पे जाने के लिए कंडीशन बस यही होनी चाहिए कि अगर मैंने एक कंडीशन और ऐड कर दिया, एफ बी की वैल्यू एफ ए के बराबर कर लिया, जो कि रॉलीज थ्योरम की नेसेसरी कंडीशन है, तो लैग्रांज थ्योरम हमारा रॉलीज थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपकी रॉलीज थ्योरम कुछ अलग नहीं है, वो एक स्पेशल केस है लैग्रांज थ्योरम की। ठीक है, तो ओरिजिनली आपकी लैग्रांजेस जिसका जनरलाइज फॉर्मेट है, इसमें अगर हमने एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर ले लिया और बाकी दोनों कंडीशन इसमें पहले से इनबिल्ट है, जो कि रॉलीज थ्योरम की नेसेसरी कंडीशन है, अगर है तो इन दैट केस ये आपका लैग्रांजेस थ्योरम रॉलीज थ्योरम को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ये एक एग्जांपल है जो कि जिस पे हम लैग्रांज थ्योरम का सत्यापन करने जा रहे हैं, वो देखिए कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो कि हमें चेक करना है इंटरवल 1 और 2 पे। तो पहली कंडीशन जो स्टेप 1 हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको रियल इंटरवल दिया है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है। तो यहाँ पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस 1 और 2 इंटरवल में। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ये पाते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो भी फंक्शन है, ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है 1 और 2 में, और हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी आपका ये कॉन्टिन्यूअस भी है। तो यानी पहली दो प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड है। तो लैग्रांजेस थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट सी हमें जरूर मिलेगा 1 से लेकर 2 के बीच में, जिस पर फंक्शन की वैल्यू, जिस पर फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। तो यहाँ पर वो पहले तो फंक्शन ए और बी हमने निकाला, अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 मिल रही है, बी की वैल्यू 2 मिल रही है, एफ ए की वैल्यू सॉल्व करने पर -1, एफ बी की वैल्यू 0 मिल रही है, एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू
अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू हमें यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 1 मिल रही है। अब अगर यहाँ पर हमें एक c पॉइंट 1 और 2 के बीच में ऐसा मिल जाता है जिस पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यह थ्योरम हमारे यहाँ पर सत्यापित हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली कि वो वैल्यू क्या होगी। तो पहले निकालने का सबसे सही तरीका यही है कि आप फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन किया जो कि 2x माइनस 2 होगा, और इसकी वैल्यू कब 1 होगी तो इक्वल टू 1 हमने किया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमें 3/2 मिली। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3/2 हमारे इंटरवल में है या नहीं। तो 3/2 यानी कि 1.5 जो कि इंटरवल 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब वहां पर एक c पॉइंट 3/2 हमें ऐसा मिल गया है जिस पर फंक्शन की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर है, यानी कि लैग्रांजियस थ्योरम यहाँ पर सत्यापित है। इसी के साथ हम नेक्स्ट इकाई पर आते हैं जिसका नाम है वक्रता। इस इकाई का उद्देश्य यह है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद हम ये पता कर पाएंगे कि फंक्शन हमारा कब अवतल है, कब उत्तल है, यानी कब कॉन्केव है, कब कॉन्वेक्स है। किसी नति परिवर्तन बिंदु के बारे में जान पाएंगे जो कि एक बहुत स्पेशल पॉइंट है जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, या तो वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन अपना नेचर इस तरह से चेंज करेगा कि या तो वो अवतल से उत्तल हो रहा होगा या उत्तल से अवतल भी हो रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसे निकालेंगे इसके बारे में आप देखेंगे, और आगे चर्चा करेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम अवतलता कॉन्केविटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉन्केविटी होती क्या है। तो सपोज हमने कोई हमारे पास फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें भी पता करना है कि ये कब कॉन्वेक्स है या कब कॉन्केव है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उस ग्राफ पे हम 2 पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने के बाद उस पॉइंट को आपस में एक सीधी रेखा से मिलाइए। वो पूरी सीधी रेखा अगर ग्राफ पर स्थित सारे बिंदुओं से ऊपर है, ग्राफ पर सारे बिंदुओं से नहीं, उन 2 पॉइंट के बीच में स्थित जितने भी बिंदु होंगे ग्राफ पर, अगर वो सारे बिंदु इस सीधी रेखा से नीचे है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्वेक्स है यानी उत्तल है। अगर वो आपका जो भी आपने लाइन खींची है वो लाइन ग्राफ पर दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित ग्राफ पे स्थित जो भी बिंदुएं हैं उससे नीचे है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन अवतल है यानी कि कॉन्केव है। जैसे कि यहाँ पर फिगर नंबर ए में दिखा गया है कि हमने 2 बिंदुओं को लिया, दोनों बिंदुओं के बीच में हमने रेखा खींची। अब ये रेखा पूरी तरह से इस पर स्थित सारे बिंदु, ग्राफ पर स्थित सारे बिंदुओं से ऊपर है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है जिसको यहाँ पर दूसरे शब्दों में ऊपर की ओर अवतल भी कहा जाता है। चित्र संख्या ख में देखिए हमने 2 पॉइंट ग्राफ पर लिया और एक सीधी रेखा खींची। अब इस सीधी रेखा पर स्थित सारे बिंदुओं के बारे में चेक करिए और जो ग्राफ पर स्थित है सारे बिंदुओं के बारे में चेक करिए। तो ग्राफ पर स्थित सारे बिंदु इस सीधी रेखा पर खींचे गए बिंदुओं से ऊपर है, तो इसका मतलब ये हमारा नीचे की ओर से अवतल है यानी कि कॉन्केव है। अवतलता की जांच के लिए हम डिफरेंशिएबल प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। वो देखिए कि सपोज कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक किसी क्लोज इंटरवल आई पर, तो वो कब ऊपर की ओर अवतल होगा और कब नीचे की ओर अवतल होगा। इसके लिए हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का निकालते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर इंटरवल पे हमेशा पॉजिटिव होगा तो वो ऊपर की तरफ अवतल होता है यानी कि वो कॉन्वेक्स होगा। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आती है तो वो नीचे की तरफ अवतल होगा यानी कि कॉन्केव होगा। उत्तल और अवतल में एक सबसे अच्छा नियम, एक आपस में रिलेशन ये भी होता है जो कि पॉइंट 2 पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर f आपका उत्तल है तो माइनस f आपका अवतल हो जाएगा, और अगर f आपका अवतल है तो माइनस f आपका उत्तल हो जाएगा। तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से आपस में होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि हम कैसे उत्तलता और अवतलता यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। fx की वैल्यू दी हुई है और इसकी कॉन्केविटी के बारे में हमें यहाँ चेक करना है। तो सबसे पहले फंक्शन का हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्रमशः निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर अब निकालने के बाद हम x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बारे में हम चेक करेंगे। तो हम चेक कर रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 जा रही है, और जब x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो f(x) की वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जा रही है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू पे f आपका इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव वैल्यू पे f आपका
नेगेटिव वैल्यू पे एफ आपका अवतल है और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ पे आपका उत्तल है। तो इससे हम ये रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जीरो के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। जीरो पे फंक्शन जीरो हो जा रहा है, यानी कि उस जीरो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, यानी कि या तो वो उत्तल से चेंज करने का मतलब या तो वो उत्तल से अवतल हो रहा है या फिर अवतल से उत्तल हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल होता है, ऐसे पॉइंट को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा रोल है यहाँ पर ये चेक करने के लिए, बिना ग्राफ बनाए हम ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा होगा। तो क्रांतिक पॉइंट की तरह ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में आइए और डिटेल में समझते हैं इस एग्जाम्पल से, कि अगर एग्जाम्पल दे रखा है 2x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 15x क्यूब, तो इसके नति परिवर्तन बिंदु क्या होंगे और ये कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा, इसको देखिए। इसको जानने के लिए, क्योंकि फंक्शन का नेचर उत्तल और अवतल निकालने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है, तो उसी प्रकार नति परिवर्तन बिंदु निकालने के लिए भी हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा और उसको हम जीरो करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हम जीरो करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्योंकि तीन पॉइंट मिल रहे हैं, 0 प्लस 3/2 और माइनस 3/2, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तीन पॉइंट ऐसे इस फंक्शन एफ एक्स पर एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर फंक्शन उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल हो रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है। अब वो उत्तल से अवतल हो रहा है या अवतल से उत्तल हो रहा है, इसको चेक करने के लिए हम पॉइंट पर वैल्यू रखकर ये चेक करते हैं कि फंक्शन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की फंक्शन कब ग्रेटर है और कब नेगेटिव है, कब लेस है। इससे हम बता सकते हैं कि वो एग्जैक्टली बता पाएंगे कि वो उत्तल से अवतल है या अवतल से उत्तल है। तो ये पॉइंट, ये पूरे इंटरवल में तीन ब्रेकिंग पॉइंट हमें मिले, 0 प्लस 3/2 और माइनस 3/2, जो कि क्या है, नति परिवर्तन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम चेक करेंगे माइनस इंफिनिटी से जीरो तक का फंक्शन का नेचर क्या है, जीरो से प्लस माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/2 तक के बीच में फंक्शन का नेचर क्या है, माइनस 3/2 से जीरो के बीच में फंक्शन का नेचर क्या है, जीरो से लेकर प्लस 3/2 के बीच में फंक्शन का नेचर क्या है, और प्लस 3/2 से लेकर प्लस इंफिनिटी के बारे में के बीच में फंक्शन का नेचर क्या है। तो इस तरह से हमने इंटरवल को चार भागों में, एक माइनस वास्तविक रेखा जो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में डिफाइंड है, हमने चार भागों में इसको डिवाइड कर लिया। पहले भाग में हम देखते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का सारणी में दिखाया गया है कि वो ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ अवतल है यानी कि कॉनकेव है। दूसरे इंटरवल में वो धनात्मक आ रहा है यानी कि ये ऊपर की ओर अवतल यानी कि कॉन्वेक्स है। तीसरे इंटरवल में फिर से वो ऋणात्मक आ रहा है और वो ऑटोमेटिक है। आप ये चीज समझ सकते हैं कि क्योंकि नेचर वो चेंज कर रहा है, तो अगर पहला उत्तल है तो पहला अवतल है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें जो निगेटिव मिला, तो अगला पॉजिटिव ही होगा, उसके बाद निगेटिव ही होगा और उसके बाद पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की प्रॉपर्टी है। यही इसकी खास बात है कि इस पॉइंट पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा ही करेगा। तो हमने ये चीज देख लिया कि चारों इंटरवल में पूरी रियल लाइन पे फंक्शन का नेचर क्या है, हमने इस सारणी से देख लिया। अब हम डिफाइन करके यहाँ बता सकते हैं, ग्राफिकली पॉइंट पे ड्रॉ करके आप ये रफली ये ड्रॉ करके या आप इस चीज को देख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 3/2 तक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है, उत्तल कॉनकेव है, अवतल है। माइनस 3/2 से लेकर 0 तक फंक्शन आपका उत्तल व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में भी आपका उत्तल से उत्तल के फॉर्मेट में अपना नेचर चेंज कर रहा है। नेक्स्ट अब हम स्पर्श रेखा और उनके अभिलंबों के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पर्श रेखा क्या है, जब कोई ग्राफ हमें दे रखा होता है, तो अगर वो ग्राफ स्मूथ होगा तो उस ग्राफ पर स्थित सभी बिंदुओं पर हम एक रेखा खींच सकते हैं, उस पर्टिकुलर उस पॉइंट से ही गुजरने वाली रेखा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि और सरल शब्दों में कि अगर कोई ग्राफ स्मूथ है तो उसके हर एक उस ग्राफ पर स्थित हर एक बिंदु पर हम एक रेखा खींच सकते हैं, जो कि सिर्फ उसी बिंदु से होकर गुजरेगी और किसी भी अलग बिंदु पर टच नहीं करेगी। ऐसी रेखाओं को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब उस पर्टिकुलर बिंदु का अभिलंब कहलाता है। मान लीजिए हमने ए से बी तक के क्लोज इंटरवल ए से बी में, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में एक रोड मैप दिखाया गया है जो कि एक स्मूथ ग्राफ को दिखाया जा रहा है, अगर खींचा है
तो आप देखिए किसी भी आप अगर आपने इसमें कोई भी पेन से किसी भी पॉइंट पर आपने रखा कि इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचनी खींचनी चाहिए जो कि बाकी किसी पॉइंट को टच ना करे, तो ऐसा पॉसिबल है। और उस पॉइंट पर उस रेखा पर खींचा गया लंब क्या होगा, वो अभिलंब होगा। तो नेक्स्ट उसको और डिटेल समझने के से पहले हम दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण के बारे में जरा जानते हैं कि प्रतिच्छेदन कोण क्या है। तो tan थीटा के फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया है कि ये कोण क्या है। इस रिजल्ट से आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसका न्यूमरेटर fx और gx की वैल्यू अगर हमने दोनों बराबर कर दिया तो tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि अगर प्रतिच्छेदन कोण अगर 0 होगा तो दोनों ही स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी, और अगर दोनों ही स्पर्श रेखा एक दूसरे को लंबवत पे काटती हैं तो क्या होना चाहिए, tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए। इन दैट केस f डैश x g डैश x की वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है कि दोनों स्पर्श रेखा समकोण पर तभी काटेंगी जब f डैश x g डैश x की वैल्यू -1 हो, और एक दूसरे से उभयनिष्ठ यानी कि पैरेलल तब होंगी जब दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। नेक्स्ट ये है विचित्र बिंदु। विचित्र बंद ये नेक्स्ट ये है विचित्र बंद, जो कि जिसको हम मल्टीपल पॉइंट भी कहते हैं। मल्टीपल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पर एक से ज्यादा बार ग्राफ अगर गुजरता है तो ऐसे पॉइंट्स को हम मल्टीपल पॉइंट का नाम कहते हैं, जिसको आगे चलकर हम नोड, कस्प और कॉन्जुगेट के फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे। तो नोड क्या है, यहाँ पर ऐसे पॉइंट यहाँ पे एग्जांपल के बारे में, जैसे कि यहाँ पर चित्र का ख ग में दिखाए गए हैं, 3 चित्र दिए गए हैं, पात, उभयाग्र और वियुक्त बिंदु। 3 बारे चित्र के बारे में 3 डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट्स के बारे में दिखाया गया है। पहले बिंदु की खास बात यह है कि इसकी स्पर्श रेखाएं वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगी। दूसरे चित्र में जो दिखाया गया है, इसकी स्पर्श रेखाएं वास्तविक और संपाती होगी। तो स्पर्श रेखाओं का पढ़ने रिजल्ट यही है कि जानने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये ग्राफ में कब हमारा एक नोड यानी कि पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, कब वो कस्प एग्जिस्ट कर रहा है यानी उभयाग्र एग्जिस्ट कर रहा है, और कब वो संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट पॉइंट को डिफाइन कर रहा है।